नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री ममता कालिया जी द्वारा लिखी कहानी दल्ली। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। निधि की शादी करने के बाद मदान दंपति ने कहा, लोग बेटी का ब्याह करने पर गंगा नहाते हैं, हम गंगा मैली नहीं करेंगे। समिधा बोली, इससे अच्छा है भारत दर्शन पर चलें। घूमना उसका मनपसंद काम है, लेकिन जाने कब दिमाग में यह जमकर बैठ गया कि घुमक्कड़ी का असली मजा अपने साथी के संग ही आता है। फिल्मों, रोमांटिक उपन्यासों और अमर प्रेम कथाओं पर पनपा उसका दिल अभी 10वीं पास कांता कुमारी की तरह सोचता है। उसका बिस्तर प्रेमी पति सफर के नाम से बिदकता है। अनुराग मदान को सफर के नाम पर गंदे प्लेटफॉर्म, घिच-पिच भीड़ और जेब कतरे याद आते हैं। अखबार पढ़ पढ़कर तुम्हारे दिमाग का दिवाला निकल गया है, समिधा ने कहा। तुम जड़ता के आनंद में मगन मन रहो, तुम्हारा वश चले तो तुम इसे राम राज्य कहो। अच्छा, यह बताओ, अब तक सफर में कितनी बार तुम्हारी जेब कटी या कब तुमने खड़े खड़े सफर किया? इससे क्या, ये सब खतरे मौजूद तो हैं, अनुराग बोला। अब ऐसी समस्या नहीं है, वातानुकूलित श्रेणी में भी जा सकते हैं। अब तो हम वरिष्ठ नागरिक हैं, समिधा ने कहा। तुम हो, मैं नहीं, अनुराग ने स्पष्ट किया। वे हम सफर ही नहीं, हम उम्र भी थे। पत्नी 60 की होते ही रेलवे विभाग के लिए वरिष्ठ नागरिक बन गई थी। पति को अभी 5 साल प्रतीक्षा करनी थी। समिधा को कोई कुंठा नहीं, बोली, ऐसा लग रहा है एक बार फिर लड़कपन लौट आया है। 12 साल तक आधी टिकट लगती थी, अब पौनी लगेगी। ताज्जुब यह था कि अनुराग सफर के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सोचा था कि राष्ट्रगान के अनुसार पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग सब घूम लिया जाए। सिंध अब नक्शे से बाहर था। पंजाब, गुजरात, मराठा इतने प्रदेश देखने में ही 10 दिन लग जाएंगे। इसलिए तय किया कि भारत दर्शन 2 टुकड़ों में किया जाए। निश्चय आरक्षण में बदला और इस वक्त वे रेलवे स्टेशन पर थे। कुली फोम के जूते पहने था। वह लंबे फुर्तीले डग भर रहा था। उनकी दोनों अटैचियां और थैला उसने आसानी से उठा लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 7 के लिए चलने लगा। थोड़ी देर वे उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करते रहे, पर जल्द हाँफ गए। अब कुली आगे था और वे पीछे। कोई बात नहीं, पीछे से उस पर ज्यादा अच्छी नजर रखी जा सकती है, समिधा ने सोचा। सीढ़ियों पर एक तरफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ रेला था, दूसरी तरफ उतरता हुआ। भीड़ में सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे और सामान के चढ़ते उतरते पिरामिडों की कतारें। थोड़ी देर उन्हें अपनी बदरंग अटैचियां नजर आती रही, फिर वे भीड़ में गड्ड-मड्ड हो गईं। दोनों की नजरें मिली, दोनों में डर था। क्या तुमने कुली का नंबर पढ़ा था? समिधा ने पूछा। उसने मौका कहाँ दिया, बस सामान उठाकर साबू की तरह चलता बना। अब इस रेले में उसे कहाँ ढूंढेंगे? अपने डिब्बे तक पहुंचने में वे दोनों पसीना पसीना हो गए। देखा, कुली सामान समेत सिर घुमाकर उन्हें हेर रहा है। समिधा ने कहा, क्यों भैया, गाड़ी तुम्हें पकड़नी है या हमें? तीर की तरह पहुंचे हो, देख तो लेना था सवारी कहाँ है। कुली ने कहा, बहन जी, आपको तो एक गाड़ी पकड़नी है, मुझे तो दिन भर में 20 गाड़ी पकड़नी होती है। जल्दी पैसे निकालिए, गाड़ी चलने वाली है। कुली ने बर्थ के नीचे सामान नहीं लगाया। उठंग खड़ी कर दोनों अटैचियां रास्ते के बीच अड़ाकर उनके ऊपर बैग रखा और 20 रुपए लेकर चलता बना। असली मरण था झुकना,
झुकते समय बड़ी शिद्दत से याद आ जाता कि उम्र की चोर बत्ती है कमर। इसलिए ईटीसी चैनल पर लगातार फिल्मी नाच गाने देखकर समिता बोल उठती, हाय, ये लड़कियां कमर मटकाते मटकाते कितनी थक जाती होंगी। लोगों के पैरों के बीच किसी तरह अटैचियां ठेली और वे लस्त होकर बैठ गए। इच्छा हो रही थी कि तुरंत लौट जाएं, सांस जरा सम पर आ जाए तो आंख खोले, पर तभी टिकट चेकर आ गया। आरक्षण पक्का था, पर उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी। उसने एक एक चीज जांची, जन्म प्रमाण पत्र, नाम और तारीख। समिधा ने चेकर से कहा, मेहरबानी कर एक बर्थ नीचे की दे दीजिए, मैं चढ़ नहीं पाऊंगी ऊपर, आप खुद किसी से कहकर देख लीजिए। कहकर चेकर आगे बढ़ गया। जिन यात्रियों की निचली बर्थ थी वे झटपट लेट गए। उनका लेटना इस दंपति के लिए इस बात की टल्ली थी कि अब आप अपनी बर्थ पर जाकर आराम फरमाइए, गोया यहां से हटिए। दोनों ऊपर की सीटों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे हिमालय की चोटी पर स्थित हों। फिर अनुराग बगल की पैर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद वह नीचे उतर आया। उसने कहा, उतना मुश्किल नहीं है, चलो मैं तुम्हें मदद करूं। समिधा ने कमर से दुपट्टा कसा, चप्पलें उतारी और हिम्मत पहन ली। उसने पैर सीढ़ी पर पहला कदम रखा। पति ने कहा, देखो गिर मत पड़ना, वैसे मैं नीचे खड़ा हूं। तभी नीचे की बर्थ वाला यात्री अकबकाकर उठ बैठा। उसने कहा, मैडम आप परेशान न हो, मैं ऊपर चला जाता हूं। उन दोनों ने कृतज्ञता जताई। यात्री अपना चश्मा, अखबार और पान मसाले का डिब्बा लेकर ऊपर चला गया। अनुराग ने हमेशा की तरह चश्मा, वॉलेट और घड़ी समिधा को पकड़ाई और सिर तक कंबल ढककर सोने की घोषणा जारी कर दी। अब समिधा को 9 चीजों की चौकसी करनी थी। दोनों के चश्मे, बटुए और घड़ियां तो थी ही, सीट के नीचे रखे सूटकेस और थैला भी। सुरक्षा चेन वह जानबूझकर नहीं रखती थी, क्योंकि उसे बांधने की कसरत उससे नहीं होती। मन में यही आता कि अटैचियों में आखिर ऐसा है ही क्या, कुछ जोड़ी कपड़े और कागज पत्तर, बस। अनुराग कहता, मेरे कुर्ते इतने लंबे और खुरदुरे हैं कि चोर उन्हें ले भी गया तो वापस कर जाएगा। पर देर तक नींद नहीं आई। सामान की असलियत पता होने पर भी चोरी का डर एक स्वतंत्र खतरा होता है। आजकल तो चोर रेल में चढ़कर चोरी के साथ साथ मारपीट भी कर जाते हैं। समिधा सोचने लगी, कैसे होते होंगे रेल चोर? वे कच्चा बनियान गिरोह के होते होंगे या लोटा चोर बिरादरी के, या इन्हीं सोते हुए यात्रियों में से कुछ लोग उठकर अचानक लूटपाट शुरू कर देते हैं। कुछ भी हो, रेल चोर होते तो होंगे जबर। डिब्बे के दोनों तरफ के टॉयलेट में से वॉश बेसिन के ऊपर का शीशा, टोटी और मग नदारत थे। जहां जहां लिखा था भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा स्वयं करें, वहां वहां चोरों ने कुछ न कुछ अवश्य उखाड़ा हुआ था। समिधा को अपने ऊपर हैरानी हुई। कहाँ तो उसने सोचा था यात्रा में वह सिर्फ सुंदर दृश्य, मधुर बातें और अच्छे अनुभव इकट्ठे करेगी, कहाँ वह निर्मूल आशंकाओं से घिरी हुई है। रात के सफर उसे नागवार लगते हैं। न बाहर का दृश्य दिखाई देता है, न अंदर का अनुभव। सब के सब यात्री एक से कंबल ओढ़कर लेटे हुए ऐसे लगते हैं जैसे लाश गाड़ी जा रही हो। समिधा ने अपना कंबल उघाड़ दिया, पानी पिया। उसे लगा भ्रमण अकेले करने का सुख इससे बढ़कर और बेहतर होता होगा। यह क्या कि दूसरों की इच्छा को आदेश समझो। घर से चलते हुए अनुराग ने उसे घुड़का था। वह अक्सर उसे अग्रिम घुड़क देता। सफर में कोई प्रसाद कहकर कुछ दे दे तो खा मत लेना। जहर खुरानों का किस्सा रोज अखबार में आता है। नशे का लड्डू खिलाकर यात्रियों को लूट लेते हैं। तुम तो तैयार बैठी रहती हो धोखा खाने के लिए। समिधा ने हमेशा की तरह मुंह लटका लिया।
लड्डू और धोखे का रिश्ता वह आज तक नहीं बैठा पाई। दिल्ली सकुशल पहुंच गए। इस बार प्लेटफॉर्म पर छांटकर ऐसा कुली चुना जो शक्ल से थका हारा लगे। उसे पहले ही समझा दिया, भाई धीरे धीरे चलना। स्टेशन पर जगह जगह लगे भारत दर्शन के पोस्टर मन को आह्लादित कर रहे थे। हर पोस्टर स्वागत स्वागत बोल रहा था। स्टेशन इस वक्त साफ सुथरा था। सुबह 6:40 के वक्त एक नया नकोर प्रदूषण रहित दिन इन दोनों के सामने प्रस्तुत था और वे मन में अगली यात्राओं के सुहाने नक्शे बना रहे थे। अच्छी चाय की तलब लगी थी। सीढ़ियों से ही कुछ लोग साफ टैक्सी, साफ स्कूटर कहते पीछे लगे, पर अनुराग ने उन्हें मना कर दिया। पास ही के यात्री भवन जाना था। उसने कुली से कहा कि वह वहां तक पहुंचा दे। टाइम नहीं है, कुली ने कहा। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, कुली को मय सामान हथियाने के लिए 2-3 तरफ से लोगों ने घेर लिया। कुली असहाय सा सामान के मालिकों की तरफ देखने लगा। फिर उसने अनुराग से कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, सामान छोड़ दीजिए। सफेद कोट पहने एक आदमी ने कहा, मोहन होटल चलिए साहब, एकदम सामने है, फर्स्ट क्लास कमरा, बाथरूम साथ में साहब। श्री कृष्णा लॉज चलिए साहब, बिल्कुल नजदीक है, दूसरा बोला। कुली बोला, सामान गिन लीजिए साहब, हमें पैसे दीजिए, हम जाएं। समिधा बिगड़ी, यहाँ दलालों के बीच हमें फंसाकर तुम जा रहे हो। कुली ने पास खड़े पुलिस के सिपाही की ओर इशारा किया और पैसे लेकर चला गया। अनुराग ने सिपाही से कहा, देखिए हमें यहीं पास के यात्री भवन में जाना है। होटलों के एजेंट परेशान कर रहे हैं। हमारे ठहरने की जगह हम तय करेंगे या ये, इन्हें मना कीजिए। सिपाही ने डंडा फटकार कर सबको भगाया। फिर बोला, आप वहां जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं वहीं से आ रहा हूं। वहां सारे कमरे बुक्ड हैं, जगह नहीं है। वरिष्ठ दंपति ने गर्दन उठाकर उस भव्य इमारत को देखा। इतने कमरों वाले भवन में 2 पर्यटकों के लिए क्या एक कमरा भी नहीं होगा? एक मन हुआ सिपाही की बात मान ले, सरकारी आदमी है, सच ही बोल रहा होगा। फिर सोचा, चलकर देख लेने में क्या हर्ज है। रिक्शे में सामान रखवाकर यात्री भवन पहुंचे। साफ सुथरा हरा भरा परिसर देखकर ही तबीयत खिल उठी। पोर्च में एक मोटर बाइक खड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द 2-3 लोग पेपर कप में चाय पी रहे थे। अंदर काउंटर खाली था। उन दोनों ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। खाकी कपड़ों में एक आदमी लाउंज की तरफ से आया। उसने कहा, यहाँ कोई कमरा नहीं है, किसी जिम्मेदार आदमी से बात करवाओ। अनुराग ने कहा। वह बाहर पोर्च में आ गया। उसने मोटर बाइक के पास चाय पीते लोगों से कुछ कहा। जल्द ही चाय पीने वाली सारी टुकड़ी ने अंदर आकर काउंटर पर अपनी जगह संभाल ली। उनमें से एक ने रजिस्टर में देखते हुए पृष्ठ पलटे और चश्मा खिसकाते हुए कहा, इस वक्त कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। यात्री भवन में पसरा सन्नाटा देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि इसके सैकड़ों कक्ष इस समय भरे होंगे। न कोई आता दिख रहा था, न जाता। क्या एक भी कमरा नहीं होगा? बताया ना आपको। जरा रजिस्टर देखें आपका, अनुराग ने कहा तो पहली बार काउंटर कर्मचारी ने उसे गौर से देखा। अनुराग का खादी का लिबास प्रायः लोगों को इस भ्रम में डाल देता है कि वह जरूर कोई राजनेता है। दूसरे कर्मचारी ने कहा, आप परेशान न हो सर, बगल में लाल महल होटल है, यहाँ से बड़े और शानदार कमरे हैं, वहाँ किराया भी वाजिब है। मैं रिक्शे वालों को समझा देता हूँ, वहां चले जाइए। इन दोनों को गैर सरकारी होटलों से डर लगता था। पत्नी को सारी रहस्य रोमांच वाली फिल्में और कहानियां एक साथ याद आ जाती। उनके लिए आज भी सरकार शब्द में सुरक्षा, विश्वास और सच्चाई निहित थी। फिर लाल महल नाम ही काफी तिलस्मी लग रहा था। समिधा ने कहा, देखिए 10 घंटे बाद हमें फिर सफर करना है। हमारे पास पिछली अगली यात्राओं के वैध टिकट हैं।
कायदे से हमारा हक बनता है यहाँ। अब दूसरा कर्मचारी बोला, वातानुकूलित कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है, सामान्य कमरा भी चलेगा। बड़े बेमन से कर्मचारी ने एक कार्ड उनके सामने पटक दिया। अनुराग ने कार्ड में विवरण भरा। कर्मचारी ने कहा, आपको 2 दिन का किराया देना पड़ेगा। क्यों? वे चौंके। हमारा चेक इन टाइम 10 बजे है, आप पहले आ गए हैं। हम 15-20 मिनट इंतजार कर लेते हैं। पर आपकी गाड़ी का समय 6:40 है सर। अनुराग ने कहा, आप दिखाइए, कहाँ लिखा है? काउंटर कर्मी भड़क गया, आप इंस्पेक्शन पर नहीं आए हैं जो आपको कागज दिखाएं। दुनिया भर के होटलों में आने के वक्त से किराया लिया जाता है, गाड़ी के वक्त से नहीं। काफी बहस और इंतजार के बाद कमरा आवंटित हुआ। शुल्क जमा किया गया और काउंटर कर्मी ने कहा, 409। वे सामान के लिए इधर उधर सहायक खोजने लगे। सामान आपको खुद ले जाना पड़ेगा, कर्मचारी ने बताया। किसी तरह वे सामान घसीटकर लिफ्ट तक लाए। चौथी मंजिल पर आकर उन्होंने पाया कि कई गलियारे और मोड़ पार कर अटेंडेंट के हाउसकीपिंग पटल के पास 409 है। आगे पीछे के गलियारों के सभी कक्ष खाली पड़े साए साए कर रहे थे। गलियारों की छत में कबूतर फड़फड़ा रहे थे। फर्श पर हफ्तों पुरानी बीट चिपककर सूख गई थी। पूरी मंजिल पर इन 2 यात्रियों के सिवा कोई आहट नहीं थी। सामान उठाना एक समस्या थी। उन दोनों को लग रहा था यह समस्या सारे भ्रमण में साथ चलेगी। उन्होंने तय किया कि सामान नीचे क्लॉक रूम में जमा कर दें। सिर्फ थैला लेकर समिधा कमरे की तरफ चली। सूटकेस लेकर अनुराग नीचे आया। क्लॉक रूम के सहायक ने सामान घुमा फिराकर अच्छी तरह जांचा और कहा, ये जमा नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? इनमें ताले नहीं लगे हैं। इनमें स्वचालित ताले लगे हैं जो सिर्फ नंबर से खुलते हैं। नियम है कि ताला ऊपर से लगाया जाए। सरकारी नियमों में 5 रुपए का ताला 500 रुपए के ताले से ज्यादा विश्वसनीय था। लाचार होकर सामान वहीं छोड़ अनुराग ताला खरीदने बाहर लपका। ताला लग जाने के बाद सामान की पर्ची बनाते हुए क्लॉक रूम के कर्मचारी ने पूछा, आपको कितने बजे जाना है? 10 बजे की गाड़ी है, 9 साढ़े 9 निकलेंगे। उसने कलम रोक दी। यह मुश्किल काम है, उस समय यहां से सामान नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब हुआ? 9:30 मेरा छुट्टी का समय है। आपकी जगह कोई और लेगा तभी ना आप जाएंगे। वह आदमी पटपड़गंज से आता है, कभी उसे देर भी हो जाती है। मेरी आखिरी बस 9:30 बजे निकलती है। बेहतर होगा आप अपना सामान अपने साथ ही रखें। कमरा आपके पास है। मजबूरन अनुराग को सामान वापस घसीटकर लिफ्ट में लाना पड़ा। एक एक कर सूटकेस सरकाकर कमरे तक लाए गए। चौथी मंजिल का सहायक गलियारे में पड़ी मेज पर बैठा पैर हिलाते हुए इस दृश्य का आनंद लेता रहा। अनुराग ने उससे कहा, हमारी सुबह की चाय और अखबार दिलवा दीजिए। वह तो एकदम सुबह मिलती है, अब चाय नहीं मिलेगी। पर नीचे तो लिखा है। वह एकदम सुबह आने वालों के लिए होता है। इस वक्त 10:30 बजे हैं। समिधा ने कहा, यह कहाँ लिखा है कि 10:30 बजे आने वालों को चाय नहीं मिलेगी? वह सब हम नहीं जानते। जो नियम हमें बताए गए हैं हमने बता दिए। आपकी शिकायत पुस्तिका कहाँ है? दीजिए, मैं उसमें लिखूंगा। यात्रियों के साथ पेश आने का वाहियात ढंग है आप लोगों का। सहायक ने बेफिक्री से कहा, शिकायत पुस्तिका नीचे है, जाइए। अब नीचे जाने की हिम्मत शेष नहीं थी। थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद स्नान आदि की सुध आई। टॉयलेट इतना छोटा था कि अगर समिधा जरा भी और प्रफुल्ल होती तो उसमें घुस ना पाती। उसकी चटकनी टूटी हुई थी। अनुराग ने कहा, यहाँ कोई और नहीं है, तुम ऐसे ही चली जाओ। पर समिधा हल्की नहीं हो पाई। कोई दूसरा ना खड़ा हो फिर भी अपनी एक निजता होती है, जिसे सुरक्षित रखने में चटकनी की बड़ी भूमिका होती है।
यही हाल गुसलखाने का था। बाल्टी और मग थे, साबुन नदारद था। ना चाहते हुए भी सहायक से कहना पड़ा। उसने कहा, अभी स्टॉक में साबुन नहीं है। इससे तो लाल महल ही चले जाते। समिधा ने झुंझला कर कहा। नहाना स्थगित कर वह फिर लेट गई। अनुराग तो पहले ही सो गया था। उसकी भी आंख लग गई। नींद 3 बजे खुली। जोर की भूख लग रही थी। डाइनिंग हॉल का रुख किया, पूरा खाली पड़ा था। खाने का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। बाहर व्यंजन तालिका अपनी घोषणाओं से न्योत रही थी। अंदर सन्नाटा था। पता चला भोजन का समय 2:30 बजे समाप्त हो जाता है। इस वक्त भी चाय का कोई इंतजाम नहीं था। फिलहाल बाहर का रुख करने लायक धजा नहीं थी। भूख प्यास दबाकर वे लाउंज में बैठकर टीवी में मन लगाने का प्रयत्न करने लगे। टीवी के पर्दे पर तस्वीर की जगह सिर्फ धुंधली छायाएं आ रही थी। आवाज एकदम गायब थी। वहां पोछा लगाने वाले फर्राश से पूछा, इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? नहीं है, कोई लेकर चला गया। यह ऐसे ही चलता है? हाँ। उकताकर उन्होंने सोचा कि शुद्ध पानी की एक बोतल लेकर पी जाए। डाइनिंग हॉल के सहायक ने कहा, मैडम 10-15 मिनट बाद आइए, अभी बोतलें फ्रिज में लगाई हैं, ठंडी होने पर मिलेंगी। काउंटर से कूपन लाए? नहीं, पानी कूपन पर नहीं है। सत्कार की सभी संभावनाएं वे टटोल चुके थे। चुपचाप ऊपर आकर तैयार हुए और खाने की खोज में बाहर निकले। स्टेशन परिसर में प्रीपेड टैक्सी लेने की सहूलियत थी। उस छोटे से कक्ष के ऊपर लिखा था, निर्धारित दर से अधिक किराया लेना अपराध है, यात्री यहां संपर्क करें। कक्ष के बाहर पर्यटकों यात्रियों की कतार थी। उनमें युवा विदेशी यात्री तो थे ही, खालिस देशी यात्री भी कम नहीं थे। बुकिंग विंडो में पर्ची काटने वाले की सीट खाली पड़ी थी। उसका पेन मेज पर खुला रखा था। कुर्सी पर कोट लटका हुआ था। किसी ने कहा, चाय पीने गया होगा, अभी आ जाएगा। एक यात्री ने कहा, 20 मिनट से मैं देख रहा हूं, कोई नहीं आया इधर। चाय पीने पान खाने में 20 मिनट तो लगते ही हैं, किसी और ने राय दी। नियम प्रेमी यात्रियों की कतार लंबी होती जा रही थी। अब वहां टैक्सी चालक, स्कूटर ड्राइवर मंडराने लगे थे। वे धीरे से मुसाफिर के पास आकर पूछते, उसे कहाँ जाना है? फिर वे एक मुश्त किराए का अंदाज बताते। थकान से लस्त कई यात्री कतार छोड़ उनके साथ हो लेते। उन्हें वाहन में बैठाकर ड्राइवर तुरंत दूसरी सवारी की खोज में लग जाता। इस तरह वह एक खेप में कई खेप का किराया कमा रहा था। पीछे से एक सरदार ने कहा, ये दिल्ली तो एकदम दल्ली बढ़ गई है बादशाह। सब हंस दिए। सबको पता था यहाँ गुस्से और शिकायत का कोई अर्थ नहीं है। यह भी पता था कि पूर्व निर्धारित किराए की पर्ची काटने वाला जल्द आएगा ही नहीं। हो सकता है वह यहीं कहीं खड़ा जग का मुजरा देख रहा हो। भारत दर्शन का शुभारंभ बड़ा संदिग्ध हो रहा था, फिर भी वे हौसला नहीं हारे। हो सकता है आगे जाकर स्थितियां अच्छी हो जाएं। फिर दिल्ली उनके नक्शे में सिर्फ पड़ाव था, मुकाम नहीं। इससे पहले भी वे कई बार दिल्ली आए थे। हर बार उन्हें यही लगा कि वह अंधेर करने वालों का अभयारण्य है। 10 बजे की गाड़ी के लिए वे 9:30 बजे बाहर आ गए। कहीं कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी विदेशी सैलानी को लेकर आई एक टैक्सी रुकी। टैक्सी वालों ने उससे 350 रुपए की मांग की। सैलानी अपनी गिटपिट जुबान में उससे मीटर कार्ड की मांग कर रहा था। पता चला वह गलती से पहाड़गंज वाली तरफ उतर गया था। वहां से टैक्सी लेकर वह इस तरफ आया कि यात्री भवन में ठहर सके। इतनी सी दूरी के 350 कैसे हो गए? अनुराग ने कह दिया। आप चुप रहो जी, आपसे तो नहीं मांगता ना। टैक्सी वाला गुर्राया। सही जगह पर पहुंचा दिया, यह क्या कम है? कुछ देर झिकझिक के बाद सैलानी ने 100 के 2 नोट उसे दिए।
मदान दंपत्ति टैक्सी ड्राइवर से कहना चाहते थे कि वह उन्हें सामने स्टेशन तक पहुंचा दे, पर वह तो किराया मिलते ही हवा हो गया। वे देर तक इधर उधर बदहवास से वाहन तलाश करते रहे। उनके ठीक पीछे बड़े से लाल कपड़े पर सुनहरे अक्षरों में छपा बैनर लहरा रहा था, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। उनके आगे लंबी सी होर्डिंग लगी थी, उत्तर रेलवे आपका स्वागत करता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो।